सो वेलकम अगेन। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक है तुम्हारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेस, इफेक्ट्स और कंट्रोलिंग मेजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सेस डिमांड होता क्या, आखिर क्यों होता है। और इसके लिए हम लोग पहली बात तो ये देखेंगे कि होता क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई ये इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेस डिमांड। इसका अगर तुम डेफिनेशन देखो या इसका मीनिंग देखो, तुम इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हो और तुम इसको मीनिंग भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि ये सिचुएशन जहां पर सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज, जो एग्रीगेट डिमांड है इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक। कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, सिचुएशन वेयर एडी इज क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं। डेफिनेशन को चेक करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है कि इकोनॉमी की वो सिचुएशन जहां पर एडी आपकी एएस से ज़्यादा हो, एडी मोर देन एएस हो। कहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, उस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे तुम्हारी एडी अगर एएस से ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। देखो बेटा, इसको ना एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं और डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, तुमने ले लिया ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस लेवल को यहां पर हमने इसको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की है। किसको, एक्सेस डिमांड को। जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तो हमने पहले ले लिया एक एडी का कर्व, एक एडी का कर्व ये ले लिया, ये एडी का कर्व हो गया, और एक ये एएस का कर्व ले लिया। ये दोनों ने यहां पर इंटरसेक्ट किया, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हमने क्या नाम दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जितने भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उसको फुल्ली एम्प्लॉयड किया गया है, और जो भी आउटपुट का लेवल है, जब आपने इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज को फुल्ली एम्प्लॉय कर दिया, उसके बाद जो आउटपुट का लेवल है वो ये है आपका। ठीक है, अब आपके पास कुछ बचता नहीं है कि एक्स्ट्रा आप कुछ करो। एनीवेज, अभी क्या करते हो आप, तो तुम्हारी अगर तुमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया, किसी भी कारण से तुमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया, कारण कई हैं, भी कारण की भी चर्चा करेंगे। अगर तुमने इन्वेस्टमेंट तुम अपना इंक्रीज कर दिया, तुम्हारी एडी लेवल क्या है, इंक्रीज हो गई। उसी करस्पॉन्डिंग टू दैट सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसी लेवल पे तुम्हारी एडी जो है वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होगी तो भैया तुम्हारी एडी लेफ्टवर्ड चली गई, ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ तुम्हारी एडी गई, और एडी की कर्व, मैंने ये ब्रोकन लाइन जो तुम देख रहे हो, ये एडी की कर्व है, नई वाली एडी की, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, AD1 रख दिया। अब तुमको पता है AD इक्वल टू C+I होता है, लेकिन जब AD1 हो गया, जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, तो C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने यहां पर लगा दिया, तो ये हो गया AD1। अब ये जो EF है, EF इस OI लेवल ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट पे जो तुम्हारी कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, या जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तुम बोलते हो, वो है ई। लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग तुमने एडी ड्रॉ किया, तो अगर तुम करस्पॉन्डिंग लाइन ऊपर की तरफ जाते हो तो यहाँ पॉइंट बनता क्या है, यहाँ बनता है एफ। तो ये जो गैप मित्रों क्रिएट होता है ना, ये जो गैप क्रिएट होता है, इस गैप को हमने क्या नाम दिया, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या नाम दिया, इन्फ्लेशनरी गैप नाम दिया। फाइन।
What is the name that I have given to this particular gap? This gap is called inflationary gap. Alright, चलिए इसके हम रीजन्स या कॉजेज की तरफ मूव करेंगे कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो नंबर 1 कॉज, जो पहला कारण है वो तुम ये कह सकते हो कि राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ गई है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की जो विलिंगनेस है ना, कंज्यूम करने की जो विलिंगनेस है वो इंक्रीज कर गई है। लोग अब ज़्यादा खाते हैं यार, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ गया। क्या कहोगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ गया। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ गया। अच्छा, दूसरी बात हो सकती है रिडक्शन इन टैक्सेस। जो टैक्स है ना वो तुम्हारी क्या हो गई? घट गई। टैक्स घट गई। टैक्स के घटने से क्या हो गया? तुम्हारे पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो गया, तो तुम ज़्यादा खर्च कर पा रहे हो। घुमा फिरा करके तुम खर्च ही ज़्यादा करोगे तभी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा भाई तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, तुम क्या कर सकते हो? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भारत सरकार, जो भी सरकार है तुम्हारी, उसकी एक्सपेंडिचर क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस में भारत सरकार का या सरकार की खर्चे जो है ना वो बढ़ गए। अच्छा, अब तुम्हारा क्या हो सकता है? अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, जो कि मैंने अभी अभी बोला है, अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया, ये सब इसी के बाई प्रोडक्ट्स हैं यार। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट में आपकी बढ़ोतरी हो गई हो, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स हो गया हो। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कब होगा? जब तुम्हारे देश की जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उसके मुकाबले अगर कम है तो तुम्हारी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाएगी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। दूसरी बात क्या होगी? फॉल इन इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट्स में कमी आ रही है भाई। इम्पोर्ट्स में कमी क्यों आ रही है? इंपोर्ट्स में कमी इसलिए आ रही है कि अभी जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में मैंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीज़ तुम्हारा देश बनाता है वो चीज़ दूसरा देश भी बनाता है, तो वहाँ पर अगर दूसरे देश की कीमत, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत अगर दूसरे देश की इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तुम्हारे प्रोडक्ट के कीमत के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट के मुकाबले, उसी सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो तुम्हारी क्या होगी? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी और उसी हिसाब से, उसी लिहाज से तुम्हारी इंपोर्ट्स भी क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, ठीक है। और कारण क्या हो सकते हैं? और कारण हो सकता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब मित्रों डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि सरकार जब नए करेंसी नोट छाप देती है ना, जब सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है, लोगों को ज़्यादा पैसे देने होते हैं या कर्जों को चुकाने के लिए सरकार क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक जो है सरकार के पास नुस्खा होता है, बीमारी का नुस्खा होता है। तो उस बीमारी का नुस्खा जो है, ज़्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए सरकार ने क्या किया था? तो एक्स्ट्रा नोट छाप दिए थे, लोगों के हाथों में पैसे दे दिए थे, लोगों के पास खूब पैसे हो गए, लोग डिमांड करने लगे, आगे बढ़ने लगी चीज़ें, इकॉनमी आगे बढ़ने लगी। एक दौर था जब इकॉनमी नीचे थी, तो उसको बढ़ाने के लिए ऐसे करके सरकार एक मेजर ले सकती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मेजर ले सकती है। और कई चीज़ों में भी सरकार जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मेजरमेंट ले सकती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स आपने छाप दिए, तो अब लोगों के पास डिमांड बढ़ गई, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो कॉजेज समझ में आ गया। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 लगभग कॉजेज है। पहला, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का बढ़ जाना, लोगों की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गई, खर्च करने की जो विलिंगनेस है वो बढ़ गई। रिडक्शन इन टैक्सेस कम हो गए, डिस्पोजेबल इनकम तुम्हारे पास ज़्यादा आ गई, तो तुमने इसको खर्च पे लगा दिया, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए। तो जहाँ कहीं भी खर्चे बढ़ेंगे वहाँ पर एग्रीगेट जो डिमांड है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा दोस्त, इसका इस तरफ देखो, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ इम्पैक्ट। इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं? देखो, अगर इम्पैक्ट की बात करोगे तो मेन जो इम्पैक्ट है, चीफ इम्पैक्ट जो है ना बच्चे, 3 इम्पैक्ट होंगे। पहला हो जाएगा इफेक्ट ऑन आउटपुट। देखो पहला ध्यान से देखना है, इफेक्ट ऑन आउटपुट। इफेक्ट ऑन आउटपुट, तुम क्या कहोगे? यार आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इकॉनमी पहले से ही कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्या होगा? अगर आउटपुट की बात करें तो कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि तुम्हारी इकॉनमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है भाई। तो तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं सारा एम्प्लॉय कर चुके हो, तुम्हारी आउटपुट थोड़ी ना बढ़ेगी, तुम्हारी आउटपुट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आउटपुट के ऊपर तुमने देख लिया। दूसरा आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो तुम ये देखोगे, क्या देखा तुमने? इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? नो इम्पैक्ट।
मित्रों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही बात मैं दिखा रहा हूं तुमको, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास में रिसोर्सेज ही नहीं है ना, एक्स्ट्रा रिसोर्स थोड़ी है कि तुम इसको बढ़ा दोगे, तुम नहीं बढ़ा सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता। और तीसरी चीज जो आपको देखना है वो देखना है किस पे, तीसरी चीज देखनी है इफेक्ट ऑन सॉरी ये नहीं, तीसरी चीज जो आपको देखनी है, पहला ये देख लिया, दूसरा तीसरा इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल की हम बात करते हैं कि आमतौर पे प्राइस का क्या होगा, प्राइस का क्या होगा, तो मित्रों आप देख रहे हो मैंने यहां पर क्या लिखा है, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा सर, इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो कोरस्पॉन्डिंगली तुम्हारी सप्लाई तो बढ़ नहीं रही, कोरस्पॉन्डिंगली तुम्हारी आउटपुट तो बढ़ नहीं रही, खाली डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, जितने भी बायर्स हैं उसके अमंग कंपटीशन हो जाएगा। ये कुछ भी पैसे दे करके, पैसे प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, आउटपुट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर प्राइस क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप, सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे हम तुमको बताएंगे इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो यार, कंट्रोलिंग मेजर क्या हो सकता है ना। तो कंट्रोलिंग मेजर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कंट्रोलिंग मेजर्स हम दो टाइप से ले सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो कौन लेता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। इसमें दो पॉलिसीज हो सकती हैं, किस केस के अंदर, एक्सेस डिमांड के अंदर। इसको किस बात के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए। जो एक्सेस डिमांड है उस डिमांड को घटाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो जो पॉलिसी बनाएगी उस पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे, फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे। सरकारी पॉलिसी को क्या बोलेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी होगी। फिस्कल पॉलिसी में सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे जो है ना कम कर देगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग घट जाएगी। मित्रों गवर्नमेंट स्पेंडिंग घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार की कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो एक्सेस डिमांड। जो तुमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर देता हूँ, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये एएस हो गया, यहाँ से तुम्हारी एडी हो गई, और ये तुम्हारी जो है वो एडी पुरानी, नई वाली एडी हो गई सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, और ये हो गया सी प्लस आई, ठीक है। तो एडी 1 ले लो, इसको तुम क्या कर लो, एडी 1 ले लो, है ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये तुम्हारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम थी, और यहाँ पर तुम्हारी जो ये पोर्शन थी ये इन्फ्लेशनरी गैप थी। तो इन्फ्लेशनरी गैप हो रही है, ये इन्फ्लेशनरी गैप है तुम्हारा। तो इसको कम करने के लिए, एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए अगर सरकार के खर्चे तुम कम कर दोगे तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो जो गैप है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, घटेगा गैप। और दूसरी तरफ तुमने क्या कर दिया, टैक्स को, उसके बाद भाई साहब क्या किया आपने, टैक्स को बढ़ा दिया। जब टैक्स को बढ़ा देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास कम हो जाएंगे, लोगों के पास कम हो जाएंगे डिस्पोजेबल इनकम, तो खर्च लोग कम अब करेंगे। तो ये दो मेजर्स हैं, बात समझ में आ गई, इन दोनों मेजर्स का प्रयोग आप करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आ गई मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, किसी भी देश, किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की कौन डिसाइड करती है, उसकी सेंट्रल बैंक, उसकी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी। अगर भारत की बात हम करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दो इसके मेजर्स होते हैं, है ना, एक तो क्वांटिटेटिव मेजर होगा और दूसरा क्वालिटेटिव मेजर होगा। जो क्वांटिटेटिव मेजर होगा उसमें 4, यहां पर आप देख रहे हो ना, इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन LRR, इंक्रीज इन रेपो रेट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारे मेजर्स लिए जाएंगे। बैंक रेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, है ना, जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक देती है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लॉन्ग टर्म लोन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को देती है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। आप सोचिए कि अगर ये बैंक रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक्स को अब क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए सेंट्रल बैंक को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उधर कमर्शियल बैंक ये पैसे कहाँ से निकालेगी, कमर्शियल बैंक तो आगे जो लैंडिंग करेगी ना, वो लैंडिंग का रेट क्या, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लोग क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, कहेंगे यार इतना महंगा लोन अभी नहीं लेते, अपने प्रोजेक्ट को डीले कर देंगे, उस समय डिमांड क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। गॉट इट। नाउ दूसरी बात हम करते हैं LRR, ध्यान से देखना है, बैंकिंग में भी इसको पढ़ोगे। LRR क्या होता है, SLR प्लस CRR होता है, ठीक है, SLR प्लस CRR होता है तुम्हारा। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी का मतलब कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी उसके टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स हैं उसका कितना मिनिमम लिक्विड एज ए लिक्विड उसके पास रहे। CRR का मतलब जितने भी टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स हैं उसका कितना परसेंट कमर्शियल बैंक्स
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करती है, करके रखती है। अगर ये मान लीजिए परसेंटेज इंक्रीज हो गए तो पैसे तो जम गए ना, पैसे स्टक कर गए, रह गए, अब ये नहीं दे सकती है। ये जो बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक, अब लैंडिंग नहीं कर सकती। इसके बाद जो पैसे बचेंगे उसको लैंडिंग करेगी, उस पर क्रेडिट क्रिएशन अपना बैंक करेगी। तो अब कम होगा, अब जो लेंडिंग का अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, घटेगी। तो कर्व होगा उस तरीके से। तीसरी सिचुएशन हम रेपो रेट को देखते हैं। रेपो रेट का क्या मतलब होता है भाइयों, जैसे यहाँ मैंने बैंक रेट बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अगर कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेती है तो जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। कौन किसको पे करता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पे करता है। यानी आपके केस में कौन पे करता है भाई, कमर्शियल बैंक्स जो है, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पे किया किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, दैट इज रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर ये इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा पता है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, बैंक्स जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए पैसे देती है लोगों को, वो उधार क्या हो जाएगा, लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, तो लोग नहीं लेंगे। लोग नहीं लेंगे तो भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, मेनली ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो फाइनेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप नीचे की तरफ आ जाएगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज की बात हम करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कभी ऐसे प्राइस राइज होता है या जब भी कभी ऐसा इन्फ्लेशन होता है, उस केस में क्या करती है, तो जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं या जो सेंट्रल बैंक होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, वो सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, उसको बेचना शुरू कर देती है। पता है क्या होता है, ये जो बेचना होता है इसमें चूंकि ये बहुत ही सिक्योर होता है, दिस इज सो मच सिक्योर, ये एक सोवेरियन कर्जा होता है। तो ये सोवेरियन कर्जा होता है, सोवेरियन बोरोइंग्स होती है, सरकार बोरो करती है ऑन आरबीआई ये इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका बाजार से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ये ज़्यादा होगा वैसे ही क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स होंगी, कमर्शियल बैंक्स क्या होगी, वो तो इसलिए काम करती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो क्या करेगी, अपने पैसों का इस्तेमाल क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को खरीदने में करेगी। अब बैंक के पास से पैसे उठ के कहाँ चले गए, आरबीआई के पास चले गए, तुमने सिक्योरिटी खरीद ली। बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे ही नहीं है। जब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं है तो बैंक एक्सटेंड नहीं करेगी। जब क्रेडिट एक्सटेंड नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाएगा ना। तो क्रेडिट कंट्रोल हो, सॉरी इन्फ्लेशन का कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, एक्सेस डिमांड कर्व होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। यस, सो दीज आर व्हाट क्वांटिटेटिव मेजर्स। नाउ कम टू क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर में मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट सबसे पहली बात है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो सबसे पहली चीज है ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी तुम जो सिक्योरिटी दे रहे हो बैंक लोन के अगेंस्ट, उस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन जितनी है उससे कम करेगी बैंक। तो जो मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वो मार्जिन बढ़ जाएगा तो तुमको ज्यादा पैसे खुद के जेब से देने पड़ेंगे, ठीक। और अगर ये कम होता है तो कम पैसे देने पड़ते हैं, तो तुम्हारे लिए लोन लेना बड़ा आसान होता है, तुम ले लेते हो यार, है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। बढ़ा देने से फिर से तुम्हारी लोन काम, तुम लोन जो है ना ले करके कोई चीज खरीदना, कहीं इन्वेस्ट करने के तुम क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे, बाद में पोस्टपोन कर दोगे, बाद में ले लोगे। तो यहाँ पर तुम्हारी इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मित्रों। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इसलिए समझना जरूरी है, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग। आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करती है कि भैया अभी लैंडिंग मत करो, कम करो लैंडिंग यार, देखो इकोनॉमी की पोजीशन ऐसी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, तो तुम अभी लैंडिंग मत करो यार, इनको खर्च करने दो, पहले खत्म होने दो इनके पास पैसे, हम इनसे पैसे वैसे ही लूट रहे हैं टैक्स वैक्स बढ़ा करके, तो इसको खत्म होने दो, तो तब जाकर के तुम इसको देना। तो एडवाइस करती है कि अभी लैंडिंग ना करो, पोजीशन ठीक नहीं है। तीसरी बात है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, इसको हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि सेलेक्ट, चुन के लोगों को, बंदों को पैसे देने, चुन के इंडस्ट्रीज को पैसे देने, सबको नहीं देना। बस जो सबको नहीं देना, सबके पास नहीं जाएगा, तो कुछ ही लोगों के पास जाएगा, तो कुछ ही डिमांड्स होंगी ना, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, नीचे आ जाएगी। बात आई समझ में? ओके, वेरी गुड, समझ गए। तो आपको एक्सेस डिमांड के बारे में समझ में आ गया,
है, सारी चीज़ें हमने समझा दी आपको। सो एक्सेस डिमांड हो गया खत्म। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।